सभी कमाएं, सभी को बैठने की व्यवस्था हो, सभी का ध्यान रखा जाए। हो गया, आपको अगर सारे जानते हैं तो आपको स्टिकर लगाने की आवश्यकता क्या है। ये आपने भी अधिवक्ताओं के हक में डाका डाला है। सत्य की लड़ाई असत्य से है, धर्म की लड़ाई अधर्म से है। हमारे अध्यक्ष जी कुंभकर्ण की नींद में सो रखे थे। सारी शक की सुई वर्तमान अध्यक्ष की ओर जाती है। या तो दोषी आर्किटेक्ट है या फिर वर्तमान अध्यक्ष। कौन दोषी है ये तो जांच का विषय है, पर इसमें फाइनल रिपोर्ट नहीं लगनी चाहिए। क्या दबाव का कारण था कि 4.5 बीघे जमीन छोड़नी पड़ी, 5 बीघे में आपने जो है लीज डीड कर दी। हमारे युवा अधिवक्ताओं को, वरिष्ठ अधिवक्ताओं को सपने दिखाए गए। ये हमारे वर्तमान अध्यक्ष ने ऐसा क्या वो कर दिया कि जिससे नक्शा ही खारिज हो गया। काफी सारी खामियां पे खामियां उस नक्शे में मिलती रही। अच्छा। हम प्रमाणों के साथ बात करते हैं, हम कोई किसी पे आरोप नहीं लगा रहे। आर्किटेक्ट आपको आगरा में मिला, अलीगढ़ में स्ट्रक्चर डिजाइनर मिला, देहरादून में क्या नहीं है। ऐसा क्या चीज है कि जो देहरादून में नहीं है। देहरादून बार अध्यक्ष का चुनाव शुरू हो गया है। सभी जो बार सदस्य हैं, अध्यक्ष है, सभी का चुनाव होने वाले हैं। मतदान 24 को सर, 24 तारीख को है। और जितने भी कैंडिडेट हैं, जो उम्मीदवार हैं, वो अपने अपने तरीके से वकीलों को रुझाने में लगे हुए हैं। तो मेरे साथ मौजूद हैं 9 बार के बार अध्यक्ष रह चुके कंडवाल जी। आइए उनसे जानते हैं कि इस बार भी उन्होंने दावेदारी की है बार अध्यक्ष को लेकर के, और 9 बार पहले ये जीत चुके हैं, बार अध्यक्ष रह चुके हैं। सर 10वीं बार ये है? हाँ, इस बार अपना पूरी कोशिश है कि हमें अधिवक्ताओं का सहयोग मिले, वरिष्ठ अधिवक्ताओं का हमें आशीर्वाद मिले। तो इसमें 10वीं बार बनने की हम तैयारी की ओर हैं। तो इस बार सर मुद्दा क्या रहेगा, क्योंकि आप 9 बार अध्यक्ष रह चुके हैं। पहले तो अपने जो कार्य हैं, जो 9 बार रह करके किया है आपने, उसके बारे में कुछ बताएं सर, कि आपको 10वीं बार क्यों चुना जाए। देखिए, आप पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं और आपको मेरे से भी जानकारी होगी मैंने क्या कार्य किए हैं पहले। क्योंकि इसकी शुरुआत एक ही चीज से होती है, अजीर उठकर अब कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। है क्या कि आप इस कचहरी में जब घूमोगे तो आपको यहाँ पे सारे पत्थर, मनमोहन कंडवाल अध्यक्ष और अनिल गांधी जो हमारे बीच में नहीं रहे जी, हाँ। उनके नाम के ही पत्थर मिलेंगे। और जो वर्तमान में दावेदारी कर रहे हैं उनके नाम के पत्थर तो आपको ढूंढने पड़ेंगे कि कहाँ है। आज जो सबसे अहम मुद्दे हैं हमारे, उन मुद्दों के पे बात करते हैं। पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा जी हैं, अनिल कुकरेती जी। राज्य सरकार ने हमें 9.5 बीघे जमीन जो फर्द में चढ़ी हुई है कि 9.5 बीघे जमीन अधिवक्ता चैम्बर निर्माण हेतु न्यायपालिका को स्थानांतरित किया जा रहा है। हमने वो 5 बीघे की तत्कालीन अध्यक्ष ने वो लीज डीड कर दी। और वो लीज डीड भी ऐसी है कि जिसमें 800 से ज्यादा अधिवक्ता बैठ ही नहीं सकता किसी भी तरीके से। तो बहुत सारी दिक्कतें, मुसीबतें। और वो लीज डीड में सारी की सारी जो शर्तें हैं वो न्यायपालिका की शर्तें हैं, हमारी ओर से कोई भी शर्त उसमें नहीं है। क्या दबाव का कारण था कि 4.5 बीघे जमीन छोड़नी पड़ी, 5 बीघे में आपने जो है लीज डीड कर दी। इस दबाव का हमें कारण स्पष्ट कोई नजर नहीं आया। और आज मैं वर्तमान जो हमारे जिला जज महोदय हैं, मैं उनके पास गया। मैंने कहा कि हमारी लड़ाई मार्च से आपसे शुरू होनी है कि हमारी वो 4.5 बीघे जमीन भी आप हमें दें। बहुत सारे अधिवक्ता वहाँ मौजूद थे। तो हमारे वर्तमान हमारे जिला जज महोदय बोले कि ये मेरे समय की बात नहीं है। मैंने कहा जी कोई बात नहीं, आपके समय की बात नहीं है। ये तो जो भी इस कुर्सी पे होगा, ये तो जो है बात उन्हीं से होगी कि हमारी वो जमीन दो भाई। जो वर्तमान अध्यक्ष हैं उनके द्वारा एक हमारे युवा अधिवक्ताओं को, वरिष्ठ अधिवक्ताओं को सपने दिखाए गए। खुली आंखों से सपने दिखाए उन्होंने। बाहर के हॉल में भी एक खूबसूरत जो है भवन की उन्होंने पिक्चर दिखाई
जब माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे श्री पुष्कर सिंह धामी जी भी आए थे, जब इसका भूमि पूजन हुआ, वहां पर भी एक खूबसूरत भवन जो है दिखाया जा रहा था। जब इस तरीके की बातें होनी शुरू हुई तो एक सबसे बड़ा मुद्दा, जब हमने लीज डीड पढ़ी, हमने कहा यहाँ तो 800 से ज्यादा अधिवक्ता तो बैठ ही नहीं सकता, ये ऐसा दिखा क्या रहे हैं। हमने सूचना के अधिकार में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण से सारे तथ्यों के साथ हम बातें बोलते हैं, हमने सारे के सारे वहां से वो चीजें निकलवा ली। जब वो हमने सूचना के अधिकार में निकलवाई तो तब हमारे भी पैरों तले जमीन खिसक गई कि ये हुआ क्या। ये हमारे वर्तमान अध्यक्ष ने ऐसा क्या वो कर दिया कि जिससे नक्शा ही खारिज हो गया। नक्शा खारिज हो गया? हाँ, नक्शा खारिज हो चुका। और ये लोग हमारे अध्यक्ष जो है अधिवक्ताओं को फोन करके उनके चैम्बरों में जाके कि जी पैसे जमा करो, पैसे जमा करो, पैसे जमा करो। हम लोगों ने इसी संबंध में एक प्रत्यावेदन दिया कि आम सभा बुलाई जाए, स्थिति स्पष्ट करे। जब बहुत दिन हो गए नहीं बुलाया गया तो जब हमने ये बात रखी तो आम सभा बुलाई गई। जब आम सभा बुलाई गई तो फिर तब सभी लोगों के समझ में आए कि ये हो क्या रहा था, ये छलावा चल क्या रहा था। बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिली। क्या छलावा क्या चल रहा था सर? है छलावा क्या चल रहा था, हमें भी तो बताया, हमारे जो आपके दर्शक हैं उन्हें भी तो बताया। जो नक्शा जो इनके द्वारा दिया गया था माननीय अध्यक्ष जी द्वारा, उस पर एक शपथ पत्र अध्यक्ष जी द्वारा दिया गया है जिसमें लिखा हुआ है कि शपथ पत्र है कि जो है भवन निर्माण की कीमत 25 करोड़ 73 लाख कुछ हजार रुपए की लागत, निर्माण की लागत जी। ऐसे नहीं कि खाली स्ट्रक्चर, भवन निर्माण की लागत 25 करोड़ 73 लाख रुपए। तो ऐसे क्या कारण थे ये आज तक न अधिवक्ता समझ पा रहा है कि जो 90 करोड़ रुपए लिए जा रहे थे किस बात के लिए जा रहे थे। यह बड़े संदेह से स्थिति आई। जब ये वाली स्थिति आई, हमने नक्शे को पूरी तरीके से देखना शुरू करा। नक्शा जो डाला क्या है, होटल क्लाइंट बार रेस्टोरेंट देहरादून। ऐसा कौन सा होटल का निर्माण हमारे माननीय अध्यक्ष जी कर रहे थे, ये समझ से परे हैं। अब इनके स्वयं भी निरुत्तरित हैं, लेकिन प्रश्नों का जवाब बड़ी खूबी से दे रहे हैं कि होटल का हमने इसलिए करा कि उसमें ऑप्शन में नहीं आता है, ऑप्शन में तो फिर कमर्शियल आता है। तो होटल भी तो कमर्शियल ही है, होटल भी कमर्शियल है, तो आप कमर्शियल का ही दिखा देते भाई, आपको होटल दिखाने की क्या जरूरत थी। फिर काफी सारी चीजें उस नक्शे में ऐसी है। एक फेक रिपोर्ट माननीय अध्यक्ष जी द्वारा दाखिल की गई है या वो नक्शे वाले ने दाखिल करी है। IIT रुड़की की जो सॉइल टेस्ट की रिपोर्ट होती है, न उसमें IIT के हस्ताक्षर है, न कोई मोहर है। काफी सारी खामियां पे खामियां उस नक्शे में मिलती रही। यह सब गड़बड़ झाला कैसे चला आ रहा है कि इसमें पूर्व अध्यक्ष द्वारा भी एक प्रार्थना पत्र दिया गया, प्रत्यावेदन दिया गया कि एक आम सभा बुलाई जाए। कुछ अधिवक्ताओं द्वारा कूट रचित दस्तावेज व्हाट्सएप पे चलाए जा रहे हैं जिससे बाहर की छवि को नुकसान हो रहा है और मेरी भी छवि को नुकसान हो रहा है। एक आम सभा बुलाकर इनके खिलाफ कार्रवाई करने की कृपा करें। होता क्या है कि ये भी एक प्रार्थना पत्र दिया गया, उसमें कोई आम सभा नहीं बुलाई अध्यक्ष जी ने। क्यों नहीं बुलाई कि ये बुरी तरीके से घिर चुके थे। फिर उसके बाद वर्तमान अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष दोनों वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के यहाँ गए 14 तारीख को। एक प्रार्थना पत्र दिया गया कि कूट रचित दस्तावेज तैयार किए गए हैं और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाए। अब उसमें मुकदमा भी दर्ज हो गया है। हम चाहते हैं कि उसमें फाइनल रिपोर्ट न लगे। जो भी दोषी है, या तो दोषी आर्किटेक्ट है या फिर वर्तमान अध्यक्ष, कौन दोषी है ये तो जांच का विषय है, पर इसमें फाइनल रिपोर्ट नहीं लगनी चाहिए। मतलब जो दोषी को दोषी माना जाए।
बिल्कुल। और इस पे खिलाफ कार्रवाई हो, यही है। जब पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान अध्यक्ष दोनों प्रार्थना पत्र लेके गए थे तो निश्चित तौर पर होनी चाहिए कार्रवाई। हाँ। सपनों को किस तरीके से इन्होंने लोगों के चलिए सर, सपने ये तो आरोप प्रत्यारोप हो गया। ये बताइए, जब आप जीत कर आएंगे, आपके ऐसे कौन से मुद्दे हैं कि अभी कौन सा बार में ऐसा क्या कार्य रह गया, या ऐसा कुछ मुद्दे, किन किन मुद्दों पर वो करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात, आरोप प्रत्यारोप की तो बात ही नहीं है। हर एक की सोच होती है कि विपक्ष का काम है आरोप लगाना। बिल्कुल। हम आरोप विपक्ष की भूमिका के रूप में नहीं लगा रहे, हम तो इनके कागजों के आधार पे जो इनके द्वारा दिए गए हैं, जिसमें इनके हस्ताक्षर हैं, वो हम पे तो प्रमाण है। अच्छा। हम प्रमाणों के साथ बात करते हैं, हम कोई किसी पे आरोप नहीं लगा रहे। उसमें जो भी दोषी हो निश्चित तौर पे होना चाहिए। और जो इन्होंने सपने जो दिखाए थे और वकीलों के सपनों को जो कुचला है, जब लोगों की समझ में आया है, तो उन सब अधिवक्ताओं ने जो इन्होंने पैसे भी जमा करे थे वो पैसे भी वापस दिए हैं। और आज स्थिति आ रखी है कि ऐसे कौन से कारण थे, ऐसे क्या वो थी कि इतनी हाय तबड़ हो रखी थी कि भैया पैसे जमा करो, पैसे जमा करो। एक बहुत सारे सर कुछ बता सकते हैं कितने पैसे जमा हुए अभी? इस बारे में खैर मैं तो वर्तमान में हूँ नहीं वहाँ पे, तो लगभग मुझे लगता है कि 10 करोड़ से ऊपर ही जमा हो रहा होगा। लेकिन जिसमें से सारे अधिवक्ता अपने पैसों को सुरक्षित रखने के लिए वो वहां से निकाल चुके हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो जिन पे हम विश्वास करते हैं, अध्यक्ष एक संरक्षक की भूमिका में होता है कि जितने बच्चे हैं वो सब अपने बच्चे हैं। लेकिन जिस तरीके से इनके कागज कह रहे हैं, जिस तरीके से इनका व्यवहार था कि आइए जमा करो जमा करो जमा करो, ये लास्ट डेट है, ये तो ये बड़ा ही गंभीर मुद्दा है। और सारी शक की सुई वर्तमान अध्यक्ष की ओर जाती है कि आप किसी भी तरीके से उसका डिफेंस करने की कोशिश करोगे अपने को, आप डिफेंस हो नहीं पाओगे क्योंकि कागजात आपके हैं। ऐसे क्या कारण है? अलीगढ़ और आगरा। आर्किटेक्ट आपको आगरा में मिला, अलीगढ़ में स्ट्रक्चर डिजाइनर मिला, देहरादून में क्या नहीं है? ऐसा क्या चीज है कि जो देहरादून में नहीं है? फिर वो कहते हैं नहीं जी वो ऑफिस का एड्रेस, ऑफिस का पता होता है, एड्रेस होता है। अरे भाई, तो ऑफिस में देहरादून का ही नंबर डाल लेते, क्यों नहीं आपने ये कार्य किया? क्योंकि शक की सुई आपके ऊपर जा रही है पूरी की पूरी, क्योंकि आप खुद अलीगढ़ से संबंध रखते हैं। और अलीगढ़ से जब आप संबंध रखते हैं तो निश्चित तौर पर ये चीजें होती हैं। और आरोप आर्किटेक्ट का कहाँ है? आर्किटेक्ट आगरा के हैं। अच्छा, वो जो है और वो अलीगढ़ के हैं। तो बहुत सारी कमियां उस नक्शे में। और जब वो नक्शा खारिज हो गया तो भाई अधिवक्ताओं के पैसे तो वापस करो भाई, तब बड़ी मुसीबत के उनके पैसे देने की कोशिश करेंगे। जब अधिवक्ता वहां गए भी कि भाई हमारे पैसे वापस करो, तो आज सबसे बड़ी विकट समस्या हमारे अधिवक्ताओं के बैठने के लिए, आजीविका के लिए है। जब से हमारे उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी लागू करा, उसमें हुआ क्या कि अधिवक्ताओं के हक पे डाका डालने का कार्य किया। आज हम न तो विवाह पंजीकरण करा सकते किसी का, न ही हम वसीयत करा सकते किसी की। ये सारे काम हमसे छीन लिए गए। ये भी अब आ गया है, कई बैंकों की तो मीटिंग भी हो चुकी है। और ये भी आ गया है कि अब जो रजिस्ट्रियां हैं वो भी ऑनलाइन होंगी। तो जब रजिस्ट्रियां भी ऑनलाइन हो जाएंगी, पेपरलेस ऑनलाइन, जी हाँ, ऑनलाइन पेपरलेस वही हुआ, तो हम लोगों के ऊपर फिर से कुठाराघात होगा। और इस संबंध में भी ये हमारे अध्यक्ष जी कुंभकर्ण की नींद में सो रखे थे कि जो, तो फिर हमने एक प्रत्यावेदन दिया कि भाई ये हमारे पेट पे लात मारी जा रही है। तब जाके एक ज्ञापन देने के लिए जिलाधिकारी कार्यालय तक गए थे। अभी कुछ 3-4 दिन पहले गए थे। फिर ये भी था कि 18 तारीख को फिर से अगर नहीं माना जाता है हमारी बात को, तो 18 तारीख को हम इससे बड़ा वो करेंगे, हड़ताल करेंगे। देखिए, आज 4 चुनावी दौर है, ये हड़ताल करें कुछ करें, हड़तालें तो चल ही रही है, तो चुनावी दौर शुरू हो रखा। लेकिन जो सबसे अहम मुद्दे हैं अधिवक्ता का व्यवसाय को लेके, अधिवक्ता कैसे अपनी आजीविका चलाए, उनके बारे में कोई बात नहीं होनी है, उनके उसमें कोई चीजें नहीं होनी है। हमारे अध्यक्ष जी जैसे भारतीय जनता पार्टी के भी नेता हैं और संघ के भी नेता रहे हैं, कहूँगा रहे हैं,
अच्छा, नेता भी रह गए हैं बीजेपी के? नेता मतलब बीजेपी से जुड़े हुए, अच्छा, संघ से जुड़े हुए हैं। हाँ। लेकिन भाई ये तो बीजेपी का भी और संघ का भी वो है कि परिवारवाद नहीं है। आप ये बात परिवारवाद से क्यों इसे मैं परिवारवाद से जोड़ रहा हूँ, क्योंकि अधिवक्ता के कॉन्डोलेंस में जब कॉन्डोलेंस हुई है हमारे यहाँ, अधिवक्ता का देहांत हुआ है, सब चीजें बंद हो गई। आप कोई भी अधिवक्ता न तो शपथ पत्र बना सकता था, न कोई प्रार्थना पत्र बनवा सकता था। ऐसे क्या कारण है कि इनके नेतृत्व में, हमारे जो है वर्तमान अध्यक्ष राजीव शर्मा जी के नेतृत्व में, क्यों पंजीकृत, क्यों बैनामे हुए वहां पे पंजीकृत, किस सोच के साथ आप लोगों ने कार्य किया है? आप एक संरक्षक हैं, या तो आप सबको काम करने देते, लेकिन नहीं, आपने सबको काम नहीं करने दिया। वो 600-650 कैसे बैनामे पंजीकृत हो गए, ये बड़ा गंभीर मुद्दा है। आपने भी जो पेट पे मैं कह रहा था ना, यूसीसी ने लात मारी है, आपने भी अधिवक्ताओं के हक पे डाका डाला है। हक पे क्यों डाका डाला? आपको करना था तो एक राजा के लिए सबके लिए कानून बराबर होना चाहिए ना, ऐसा नहीं कि अपने लिए कुछ और है और दूसरों के लिए कुछ और है। ये कौन सा तरीका हुआ? आपने भी डाका डाला है। आने वाले समय में आपको विश्वास दिलाता हूं अधिवक्ता साथियों को कि हड़ताल होगी तो वो मनमोहन कण्डवाल के लिए भी होगी। अगर कोई मुद्दा होगा तो मनमोहन कण्डवाल के लिए भी होगा। ऐसा नहीं कि मैं किसी परिवारवाद को बढ़ावा दूं, किसी चीज को बढ़ावा दूं, ऐसा कुछ नहीं होगा। और इससे दबंगई वाली हड़ताल होगी, इससे ज्यादा मजबूत हड़ताल होगी कि कोई भी कार्य नहीं करेगा, चाहे वो रजिस्ट्रार ऑफिस से संबंधित हो चाहे कहीं से संबंधित हो। यह कोई तरीका नहीं होता कि परिवारवाद को बढ़ावा दो आप और बाकी छोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है सर, तो लास्ट में अपील सर क्या करना चाहेंगे? अपील पे तो मैं यही करना चाहूंगा कि देखिए, हमारी जो भूमिका है सबसे बड़ी, वो है एक संरक्षक के रूप में, एक पिता के रूप में, कि हमारे सभी बच्चे स्वस्थ रहें, सभी कमाएं, सभी को बैठने की एक व्यवस्था हो, सभी का ध्यान रखा जाए, चाहे वो किसी भी वर्ग से आता हो, चाहे निम्न वर्ग से आता हो, चाहे मध्यम वर्ग से आता हो, चाहे उससे ऊपर के वर्ग से आता हो, सबका ध्यान रखा जाए। तभी वो संरक्षक की भूमिका में खरा उतरता है। अगर हम इसी में एक कैटेगरी बांटने का कार्य करें तो ये बड़ा गलत वो है। कैटेगरी नहीं बंटनी चाहिए। आज तो हम लोग क्योंकि चुनावी मोड़ में हैं, सब लोग तो हाथ जोड़ के लोगों से प्रार्थना भी कर रहे हैं, विनती भी कर रहे हैं, पर आरोप हमने कागजात के आधार पर लगे हैं। इन्हीं के द्वारा दिए जो कागजात है उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं और ये मेरे खिलाफ तो मौखिक लगाते रहे। इस बात से मुझे कोई मतलब नहीं है, ये तो दुनिया का काम है जो है मौखिक आरोप लगाना। हम तो साक्ष्यों के साथ आरोप लगाते हैं और जब साक्ष्यों के साथ आरोप लगाते हैं तो निश्चित तौर पे आपकी जवाबदेही बनती है जिससे आप बच नहीं सकते। कैसे बच जाओगे? हमारा सीधा सीधा एक वो होता है सिद्धांत, हम किसी कोई अच्छे कार्य करते हैं मान लीजिए, हम उसकी तारीफ करेंगे, लेकिन सारे ही जब निकाल के देखें तो ऐसी कोई भी जगह नहीं थी जहां इन्होंने इस जो है एक नया युवा अध्यक्ता के साथ भी खिलवाड़ करा है, उनके जीवन के साथ भी और वरिष्ठों के साथ तो करा ही करा है। और यहाँ एक भय और व्याप्त करा जा रहा था वर्तमान अध्यक्ष जी द्वारा, और कई गवाह हैं उसके भी, कि यहाँ तो पीएससी खाली करेगी। अरे भाई पीएससी कैसे खाली करेगी? कौन सा तुम्हें नोटिस आ गया पीएससी आ रही है? लेकिन उन्होंने भय भी पैदा करा। और कचहरी में अगर आप भय की राजनीति करोगे तो इसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। आप अधिवक्ताओं के साथ छल करोगे, इसकी भी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। आप परिवारवाद को बढ़ावा देंगे तो इसकी भी आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। अब ये हर तरीके से ये फंस चुके हैं, वहां से बाहर निकलने के लिए छटपटा रहे हैं, क्योंकि ये सबके संज्ञान में आ गया है। और जब सबके संज्ञान में आ गया है तो अब इन्हें बड़ी दिक्कतें हो रही। आज क्या है, आज राजीव शर्मा जी ने ये भारत संघ देहरादून का जो चुनाव है, हमारे अध्यक्ष जी जो है राजीव शर्मा जी, इसे डीएवी कॉलेज की जो है अड्डा जैसे राजनीति होती है मान लीजिए कॉलेजों की, छात्र संघ की राजनीति, वो चीजें बना दिया। क्यों? उन्होंने अब यहाँ पे स्टिकर भी लगा रखे, अब अभी बाहर जाएंगे, आप उसकी फोटो ले लेना।
स्टिकर लगा दिए हैं। तो ये राजनीति आज तक हमारी ना समझ में आई है न कभी आई। क्या स्टिकर नहीं लगा सकते? नहीं, बात स्टिकर लगाने की नहीं है अब, क्योंकि आचार संहिता नहीं है। हाँ। लेकिन ये तो एक कॉलेज की राजनीति से जुड़ा हुआ मुद्दा हो गया। आपको अगर सारे जानते हैं तो आपको स्टिकर लगाने की आवश्यकता क्या है? आपने हर जगह स्टिकर लगा रखे हैं जैसे आपको कोई पहचानता नहीं है। और मुझे लगता है निश्चित तौर पर जैसे 24 तारीख को हमारा चुनाव है, 26 तारीख को हमारा 25 तारीख को हमारा परिणाम आना है, और निश्चित तौर पर हो सकता है इसीलिए उन्होंने ये लगाई हो कि इन्हें कम से कम वो स्टिकर देख के इन्हें लोग पहचान तो जाए कौन है ये। इसीलिए वो छात्र राजनीति यहाँ भी हावी कर दी गई है इनके द्वारा, और स्टिकर है जो लगा रखे। और ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। ये सम्मानित परिवार है, पढ़े लिखे समुदाय का, एक दूसरे को सभी लोग जानते हैं जी, तो सभी जानते हैं, तो ऐसे स्टिकर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और सभी से मेरा निवेदन है कि भाई सच का साथ दे। इस बार लड़ाई हम लड़ रहे हैं युवा अधिवक्ताओं के लिए, और सच का साथ दे। इस बार लड़ाई जो है सत्य की लड़ाई असत्य से है, धर्म की लड़ाई अधर्म से है। इसी मुद्दे को लेकर हम चुनाव लड़ रहे हैं।